2 घंटे के अंदर अंदर हम होटल मोरी नागा के एक कमरे में मुंतकिल हो गए। इस होटल का नाम बर्ड ने तजवीज़ किया था और कमरा भी उसी ने बुक कराया था। ये दरमियाने दर्जे का एक साफ सुथरा होटल था। मैंने बर्ड से कार भी ले ली थी जो होटल के पार्किंग एरिया में मौजूद थी। हमें 8वीं मंजिल पर कमरा मिला था। क्लारा ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, उम्मीद तो नहीं है कि जोन्स यहाँ तक पहुँच सकेगा, लेकिन हमें बहुत ज्यादा बेफिक्र भी नहीं होना चाहिए। मैंने कहा, एडम डिफ्लॉक कभी बेफिक्र नहीं होता मादाम क्लारा। क्लारा मेरी तरफ पलट कर मुस्कुराई, बोली, मुझे मादाम क्लारा क्यों कह रहे हो? मादाम तो तुमने मुझे उस वक्त भी नहीं कहा जब तमाम लोग मुझे मादाम कहते नहीं थकते थे। मैंने कहा, जब तक मैं दिल से किसी की बरतरी तस्लीम न कर लूं, जबान मेरा साथ नहीं देती। क्लारा ने मुतहय्यराना लहजे में कहा, मैं और तुमसे बरतर? क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो? मैंने बड़े खुलूस से कहा, हरगिज नहीं, मैं तुमसे कम हसीन हूँ। क्लारा हंस पड़ी, बोली, हुस्न एक फानी शय है, मैंने इसे कभी अहमियत नहीं दी। अलबत्ता भूख की अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं है। मैंने कहा, ओ, मुझे याद ही नहीं रहा कि हमने अभी तक खाना नहीं खाया। मैं अभी खाना मंगवाता हूँ। मैंने फोन पर खाने का ऑर्डर दे दिया। खाने के दौरान तमाम वक्त क्लारा बोलती रही। खाने के बाद भी उसकी जबान रुकने का नाम नहीं ले रही थी और मौजू का तयन नहीं था। बस वो बेतकान बोले चली जा रही थी। बिलाखिर मैंने आजिज़ आकर कहा, 12 बज चुके हैं। अगर इस वक्त हम सो जाएं तो कल सारा दिन सुकून से तुम्हारी बातें सुन सकूंगा। सुकून एक ऐसी शय का नाम है जो हम जैसे लोगों की जिंदगी में उनका होती है। क्लारा तो सो गई और उसके सोने के थोड़ी देर बाद मैं भी सो गया, मगर जिस सुकून की मैंने बात की थी वो मयस्सर ना आ सका। टेलीफोन की लगातार घंटियों से मेरी आंख खुली। उस वक्त सुबह के 6 बज रहे थे। मैंने बिला ताखीर रिसीवर उठा लिया। मैंने नींद में कहा, वॉल्टन डिसूजा। दूसरी जानिब से तहजीब मेलकम एक्स की पुरसुकून आवाज सुनाई थी, आपकी बांदी खतरे में है मिस्टर वॉल्टन, हमारी रिहाइशगाह को पुलिस ने घेरे में ले लिया है। मैंने बेयकीनी से कहा, क्या कह रहे हो? मेरी नींद काफूर हो गई। तहजीब की आवाज बदस्तूर पुरसुकून थी। बोली, मैं ठीक कह रही हूँ। मेगाफोन पर ऐलान किया जा रहा है कि बंगले के मकीन खुद को उनके हवाले कर दें। मैंने कहा, अगर नौबत यहाँ तक पहुँच गई है तो फिर मुनासिब यही है कि खुद को उनके हवाले कर दो। तहजीब बोली, मैंने इसलिए तुम्हें फोन किया है कि तुम इंचार्ज हो, लिहाजा जैसा तुम कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। मैंने कहा, इसके सिवा कोई चारा नहीं है। मुकाबला करने की कोशिश की तो सूरत हाल बिगड़ने का अंदेशा है। तुम 15 मिनट के अंदर अंदर खुद को उनके हवाले कर दो, इस दौरान मैं वहां पहुंच जाऊंगा। तहजीब ने हंसकर कहा, ओके चीफ, और सिलसिला मुनक़ता कर दिया। मैं रिसीवर क्रेडल पर रख कर मुड़ा तो क्लारा जाग चुकी थी। उसने मेरी बातें भी सुन ली थी। उसने अजीब से लहजे में पूछा, कौन खतरे में है एडम? मैंने मुस्तरिबाना लहजे में कहा, मेरे हमदर्द, वापस आकर तुम्हें तफसील बताऊंगा। मैंने इंतहाई तेजी से कपड़े तब्दील किए और 5 मिनट के अंदर अंदर मेरी कार सड़क पर थी। मेरा अंदाजा थोड़ा सा गलत हो गया था। मुझे तहजीब की क़यामगाह तक पहुंचने में 15 मिनट से ज्यादा वक्त लग गया था, मगर मैंने दूर से ही पुलिस की उन गाड़ियों को देख लिया जो एक सड़क पर मुड़ रही थी। गोया वो लोग तहजीब को ले जा रहे थे। बंगले के सामने से गुजरते हुए मैंने देखा कि बंगले में पुलिस के कुछ कारिंदे मौजूद थे। शायद वो तलाशी वगैरह ले रहे थे। मैं मुनासिब फासले से पुलिस की गाड़ियों का ताक़ुब करता रहा। तहजीब ने जो कुछ बताया वो खासा तशवीशनाक था। अव्वल तो यही बात हैरान कुन थी कि पुलिस वहां पहुंची कैसे। बज़ाहिर कोई ऐसा जरिया नजर नहीं आता था। बर्ड ने माइक्रो प्रोजेक्टर हासिल करने की जो कोशिश की थी, मुमकिन है किसी ने उसका ताक़ुब किया हो और तहजीब के ठिकाने तक पहुंच गया हो। मैं तो बर्ड को पहले ही मना कर रहा था कि जहां इतना सब्र किया है, थोड़ा सा सब्र और कर ले। लेकिन ये बात भी कुछ कम हैरान कुन नहीं थी कि बर्ड से कोई बेपरवाही किस तरह सरजद हो गई। वो तो इस किस्म के काम करने का माहिर था। अगर बर्ड ही धोखा खा गया था तो फिर कोई भी महफूज नहीं था। और ये बात तो मैं अच्छी तरह जानता था कि उन लोगों का पुलिस पर कितना गहरा असर रसूख है। ताहम मैं ये समझने से कासिर था कि उन्होंने पुलिस का सहारा क्यों लिया। मैं बहुत मोहतात अंदाज में पुलिस की गाड़ियों का ताक़ुब कर रहा था। ये मालूम होना जरूरी था कि वो लोग तहजीब और बर्ड को किस थाने में ले जा रहे हैं। उसके बगैर बात बन भी नहीं सकती थी। उन्हें पुलिस के चुंगल से छुड़ाने के लिए मैं क्या इक़दामात करता, ये बात अभी मेरे जहन में वाज़ेह नहीं थी। अचानक मैं चौंक पड़ा। पुलिस की गाड़ियां जिन रास्तों से गुजर रही थीं, उनसे ये जाहिर हो रहा था कि उनकी मंजिल वही इमारत है जिसे इशिगोराय में एगलर का सरबराह अपनी रिहाइश के लिए इस्तेमाल करता था। वही इमारत जिसमें कल तक मादाम क्लारा की रिहाइश थी और आज वहां जोन्स बराजमान होगा। मैं ड्राइविंग सीट पर मजीद संभल कर बैठ गया। यह भी मुमकिन था कि मेरा ख्याल गलत होता, मगर उसके इम्कानात बहुत कम थे। और फिर बहुत जल्द वो लम्हा भी आ गया जब मैंने अपना ख्याल अपनी आंखों से सही साबित होते देखा। पुलिस की गाड़ियां उसी सड़क पर मुड़ी थीं, उसी इमारत के गेट पर रुकी थी। इमारत का गेट खुला था और पुलिस की एक गाड़ी खुले हुए गेट से अंदर दाखिल हो गई थी।
और एक पुलिस वैन सड़क पर तिरछी होकर खड़ी हो गई थी। उसके इस तरह खड़े होने पर मेरा माथा ठनका, मगर मेरे और उनके दरमियान खासा फासला था। मैं आसानी से यू टर्न लेकर फरार हो सकता था, लेकिन कबल इसके कि मैं अपने इरादे को अमली जामा पहना सकता, अकब नुमा में मुझे एक और पुलिस वैन नजर आई। मालूम नहीं वो वैन कहाँ से नमूदार हुई थी, लेकिन उसके चलने के अंदाज से साफ जाहिर था कि मुझे फरार होने का मौका नहीं दिया जाएगा। मैं बुरी तरह फंस कर रह गया था। मैंने एक तवील सांस लेकर कार की रफ्तार में थोड़ा सा इजाफा कर दिया। मुझे अंदाजा हो गया था कि पुलिस का घेराव तोड़कर फरार होना मेरे लिए मुमकिन नहीं रहा, लिहाजा हालात से निपटने के लिए कोई और हिकमत अमली वज़ा करनी पड़ेगी। सामने वाली वैन जिसने सड़क पर तिरछे खड़े होकर रास्ता रोका था, अब वैसे ही खड़ी थी और पुलिस के सिपाहियों ने आसपास फैलकर और मुख्तलिफ गाड़ियों की आड़ लेकर बंदूकें तान ली थीं। उनके अंदाज से यूं लग रहा था जैसे किसी बहुत बड़े मुजरिम को पकड़ना मकसूद हो। मैं मामूल की रफ्तार से गाड़ी चलाता हुआ वहां तक पहुंचा और कार रोक दी। मैंने खिड़की से सर निकालकर बुलंद आवाज में कहा, क्या यहाँ कोई खास वाकया हो गया है? कई बंदूक बदस्त सिपाही सामने आ गए। उन्होंने मुझे जद में ले रखा था। फिर एक इंस्पेक्टर नमूदार हुआ। उसने दुरुस्त लहजे में कहा, गाड़ी से नीचे उतरो। मैं बड़े इत्मीनान से गाड़ी से उतर आया। मैंने अपने लहजे में हैरत समोते हुए कहा, खैरियत तो है जनाब? इंस्पेक्टर ने मुझे जवाब देने की बजाय अपने मातहतों को हुक्म दिया, गाड़ी की तलाशी लो। और वो कार की तरफ झपट पड़े और 1 मिनट से भी कम वक्फे में उन्होंने पूरी कार की तलाशी ले डाली, मगर वहां कुछ नहीं था। मैंने कहा, आप लोगों को किस चीज की तलाश है जनाब? मुझे बताइए, मुमकिन है मैं कुछ मदद कर सकूं। इंस्पेक्टर ने गरज कर कहा, बकवास मत करो, खुद को जेरे हिरासत तसव्वुर करो। गेट की तरफ से एक मुहाफिज ने झपट कर मेरी तरफ आते हुए कहा, अरे ये तो अपने मिस्टर एडम डिफ्लॉक हैं। आप कहाँ गायब हो गए थे जनाब? मादाम क्लारा का भी पता नहीं है? हम सब बहुत परेशान हैं। मैंने बेबसी से कहा, मैं कुछ नहीं बता सकता, इसलिए कि मैं तो जेरे हिरासत हूँ। वो बोला, अरे नहीं जनाब, इंस्पेक्टर साहब को कोई गलत फहमी हो गई होगी। आप मेरे साथ चलिए, मिस्टर जोन्स आपसे मिलकर यकीनन खुश होंगे। उस वक्त मुझे आसमान से गिरा खजूर में अटका वाली मिसाल बड़ी शिद्दत से याद आई। मेरे पास कोई राह फरार नहीं थी, लिहाजा मैंने बेपरवाही से कंधे झटके कहा, चलो तुम्हारे मिस्टर जोन्स से भी मिल लेते हैं। उसने मेरे साथ गेट की तरफ बढ़ते हुए कहा, कार की तरफ से बेफिक्र रहिए, आप वापस आएंगे तो ये आपको अंदर मौजूद मिलेगी। मैंने कोई जवाब न दिया। उसने गेट से इंटरकॉम पर जोन्स से बात की और इंटरकॉम बंद करते हुए बोला, जाइए जनाब, मिस्टर जोन्स ख्वाबगाह में आपके मुंतजर हैं। मैंने बड़ी हैरत से पूछा, मैं अकेला ही चला जाऊं? वो बोला, बिल्कुल जनाब, रास्तों से तो आप वाकिफ ही हैं। मैं तन बतकदीर होकर इमारत के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। ये बात तो तय थी कि अब फरार होने की कोशिश करना बेसुध था। मुमकिन था कि यूं ही बेहतरी की कोई सूरत निकल आती। यही सोचकर मैं आगे बढ़ता रहा और ख्वाबगाह तक पहुंच गया। मैंने ख्वाबगाह के बंद दरवाजे पर हौले से दस्तक दी और जवाब का इंतजार किए बगैर दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। अंदर जोन्स मौजूद था, जिसकी पुश्त मेरी तरफ थी। वो सामने वाली दीवार की तरफ मुंह किए खड़ा था। दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर वो आहिस्तगी से मेरी तरफ मुड़ा। मुझे देखकर उसके होंठों में खिंचाव सा पैदा हो गया। वो मुस्कुरा रहा था। फिर उसकी मुस्कुराहट हंसी के मरहले से बतदरीज गुजरती हुई एक तवील कहकहे पर मुंतज हुई। उसने इस्तेज़ाई अंदाज में कहा, अब कौन सी कहानी लेकर आए हो मिस्टर एडम डिफ्लॉक? मैंने बेसाख्ता कहा, मादाम क्लारा का सुराग मिल गया है। और फिर खुद ही इस इत्तला के अवाक़िब पर गौर करने लगा, मगर जोन्स ने मुझे गौर करने की मोहलत नहीं दी। जोन्स ने कहा, मुबारक हो। उसका इस्तेज़ाइया अंदाज बरकरार था। बोला, तुम्हें मादाम क्लारा का सुराग मिला और मुझे रीना सोलोमन का। मैंने हैरत से मुंह फाड़ कर कहा, क्या रीना सोलोमन तुम्हें कहां से मिल गई? वो बोला, सोने की कान मेरे हाथ लग गई है मिस्टर एडम डिफ्लॉक। रीना सोलोमन दरअसल तहजीब मैल्कम एक्स है। जोन्स के अल्फाज मुझे पिघले हुए शीशे की तरह अपने कानों में उतरते महसूस हुए। वो बोला, एक यही नहीं मिस्टर एडम डिफ्लॉक, बल्कि इस वक्त मेरे सामने रीना सोलोमन का जदीद तरीन दुश्मन मौजूद है। वो उसका जाननिसार अली जार खान है। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने मुझे यखबस्ता पानी के तालाब में गोता दे दिया हो। मैं ये समझने से कासिर था कि आखिर अचानक वो हमारी असलियत से कैसे वाकिफ हो गया। जोन्स ने मेरी कैफियत से लुत्फानंदोज होते हुए कहा, हैरान हो रहे हो एडम डिफ्लॉक? मेरी समझ में तो ये भी नहीं आ रहा कि तुम्हें किस नाम से मुखातिब करूं। मैंने भी खुशदिली का मुजाहरा किया। कहा, नामों में क्या रखा है जोन्स? तुम मुझे जिस नाम से भी चाहो मुखातिब कर सकते हो, मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जोन्स ने मानी खेज लहजे में कहा, गोया तुम एतराफ कर रहे हो कि तुम अली जार खान हो। मैंने बेपरवाही से कहा, बात जरा वक्त से पहले खुल गई जोन्स, मगर इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मेरा मिशन उसी तरह जारी रहेगा जिस तरह बरसों से जारी है। वो बोला, मुझे दाद नहीं दोगे?
میں نے کتنی آسانی سے نہ صرف رینا سولمن کو اس کے بل سے نکالا بلکہ اس کی حقیقت سے بھی واقف ہو گیا اور ساتھ ہی تمہیں بھی روشنی میں لے آیا۔ میں نے کہا میں داد دینے میں بخل سے کام نہیں لیا کرتا مسٹر جونز، اور یہ حقیقت ہے کہ تمہاری تیز رفتاری میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ جونز نے ایک طویل قہقہا لگایا۔ اس نے صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹھ جاؤ ولی، مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے یہ ملاقات بڑی دلچسپ ثابت ہوگی۔ میں نہایت اطمینان سے آگے بڑھ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس خوابگاہ میں اس سے قبل کئی بار آ چکا تھا، مگر میں یہاں کے اسرار سے واقف نہیں تھا۔ یہ بات تو طے تھی کہ یہاں غیر معمولی حفاظتی انتظامات ہوں گے، مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ حفاظتی انتظامات کس نوعیت کے ہیں، اور اگر میں جونز پر حملہ کروں یا یہاں سے نکلنے کی کوشش کروں تو مجھے کون کون سی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ مادام کلارا نے تمام تر اعتماد کے باوجود مجھے دانستہ اس جانب سے بے خبر رکھا ہے۔ خود میں نے بھی اس سے اس بارے میں کبھی کوئی سوال نہیں کیا تھا، مبادا کہ اسے مجھ پر شبہ ہو جائے۔ میں نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، ہر شخص کی دلچسپیاں مختلف نوعیت کی حامل ہوتی ہیں مسٹر جونز، معلوم نہیں تمہاری لغت میں دلچسپی کا کیا معیار ہے۔ جونز نے کہا، ہماری ہائی کمان کے تمام افراد اس بات پر متفق ہیں کہ تم ایک دلچسپ آدمی ہو، اور تم سے مل کر میں بھی ان کی رائے کے حق میں ہو گیا ہوں۔ میں بڑبڑایا، حیرت ہے، میں اپنی ذات کے اندر دلچسپی کے بے بہا سمندر لیے گھوم رہا ہوں اور خود اس سے ناواقف ہوں۔ جونز نے کہا، اس دریافت کے لیے تمہیں ہمارے ساتھ شامل ہونا پڑے گا، اس لیے کہ کوئی اور تمہیں اس سے روشناس نہیں کرا سکتا، مگر میں جانتا ہوں کہ تم ہماری تنظیم میں شمولیت کے لیے کبھی تیار نہیں ہوگے۔ میں مسکرایا، کہا، بالفرض اگر میں تیار ہو بھی گیا تو تم کبھی یقین نہیں کرو گے۔ جونز نے ایک طویل سانس لی، بولا، اور یہ ہم دونوں کی بدقسمتی ہے۔ بہرحال مجھ سے کہا گیا ہے کہ تمہیں ڈھیل دی جائے۔ میں نے حیرت سے کہا، کیا مجھے ڈھیل دی جائے؟ وہ بولا، ہاں، ہائی کمان نے یہی فیصلہ کیا ہے، اور کسی میں اتنی جرت نہیں ہے کہ ہائی کمان کے فیصلے کے خلاف ایک قدم بھی اٹھا سکے۔ میں نے کہا، میرے لیے نئی اطلاع ہے کہ ایگلر میں ہائی کمان بھی ہوتی ہے۔ میں تو یہی سمجھتا تھا کہ تمام فیصلے ایک فرد واحد کے ہوتے ہیں۔ جونز نے ترش لہجے میں کہا، تمہیں ان باتوں سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے کہا، میرا خیال ہے مجھے ڈھیل دیے جانے کا جو فیصلہ کیا گیا ہے تم اس سے خوش نہیں ہو۔ جونز کے چہرے پر غصے کی سرخی نمودار ہوئی، مگر اس نے تیزی سے خود کو سنبھال لیا۔ اس نے بے تاثر لہجے میں کہا، ہم احکامات پر عمل کرتے ہیں، خواہ ہمیں پسند آئیں یا نہ آئیں۔ میں نے قدرے تمسخرانہ انداز میں پوچھا، تو پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ جونز نے پہلے ہی کیسے انداز میں جواب دیا، کچھ بھی نہیں، تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو۔ جونز کے جواب پر مجھے حیرت ہوئی۔ میرے خیال میں تو ان لوگوں کو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا، مگر وہ مجھ سے چلے جانے کو کہہ رہا تھا۔ بظاہر میں پوری طرح ان کے رحم و کرم پر تھا۔ مجھ سے نجات حاصل کرنے کا اس سے بہتر موقع انہیں مل نہیں سکتا تھا، مگر وہ اس موقع کو ضائع کرنے کے موڈ میں تھے۔ اتنا بڑا قدم کسی مضبوطی کے بغیر نہیں اٹھایا جا سکتا تھا۔ ان کی ایک مضبوطی تو میرے تجربات میں آ چکی تھی۔ انہوں نے نہ صرف مجھے بلکہ تہذیب کو بھی پہچان لیا تھا۔ یہ میرے فہم سے بالاتر تھا، لیکن یہ کوئی ویسی بات نہیں تھی جسے نظر انداز کر دیا جاتا۔ غالباً اسی ایک سوال کے جواب پر میری بقا کا دار و مدار تھا۔ خطرے کی نوعیت کا علم ہوئے بغیر اس سے بچا نہیں جا سکتا، اور جون سے یہ توقع کرنا فضول تھا کہ وہ اس ضمن میں مجھے معلومات فراہم کر دے گا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اب ایسی بھی کیا بے مروتی مسٹر جونز، کیا تم گھر آئے مہمانوں کی خاطر مدارات بھی نہیں کرتے؟ جونز نے مجھے گھورتے ہوئے ایک بٹن دبایا اور مجھے بولا، تمہاری ڈھٹائی نوبیل انعام کی مستحق ہے، تم ان حالات میں بھی مسکرا رہے ہو۔ میں نے کہا، ڈھٹائی نہیں، دلچسپی کہو مائی ڈیئر مسٹر جونز۔ ابھی کچھ ہی دیر قبل تم نے انکشاف کیا ہے کہ میں ایک دلچسپ آدمی ہوں۔ جونز نے سر ہلایا، بولا، میں سمجھتا ہوں تمہارے ہوش اڑے ہوئے ہیں، مگر تم محض مجھے متاثر کرنے کے لیے مصنوعی مسکراہٹ کا سہارا لے رہے ہو۔ جونز کی بات سن کر مجھے ہنسی آ گئی۔ میں اس کے لیے ایک مشکل آدمی ثابت ہو رہا تھا۔ اگرچہ وہ مجھ سے بخوبی واقف تھا، مگر اس بات سے بے خبر تھا کہ میں اپنے حریف پر کیسے کیسے نفسیاتی حربے آزماتا ہوں۔ اس کا خیال یہ رہا ہوگا کہ میں یوں بے ڈھب پھنس جانے پر اس کے سامنے گڑ گڑاؤں گا۔ اگر نہیں گڑ گڑاؤں گا تو انتہائی پریشانی کا اظہار ضرور کروں گا۔ پریشانی کا اظہار نہ بھی کروں تو بھی پریشانی کو پوری طرح چھپا نہیں سکوں گا۔ مجھے ڈھیل دینے کا فیصلہ تو بقول اس کے ہائی کمان نے کیا تھا، مگر وہ توقع کر رہا تھا کہ مجھے پریشان دیکھ کر خوش ہو سکے گا۔ ایک ایسے آدمی کو پریشان دیکھ کر خوش ہونا حق بجانب تھا جس نے اولیو ہاورڈ جیسے مشہور زمانہ شخص کو ناکوں چنے چبوا دیے اور کسی صورت اس کے قابو میں آ کر نہیں دیا تھا، مگر اس کی ساری امیدوں پر اوس پڑ گئی تھی۔ وہ میرے چہرے پر پریشانی کا ہلکا سا عکس بھی تلاش نہیں کر پا رہا تھا، اور یہی چیز اسے جھنجھلاہٹ میں مبتلا کیے دے رہی تھی۔ میں نے کہا، مجھ میں اداکاری کے بے پناہ جوہر ہیں،
प्रोफेसर ज़ारा यहाँ मौजूद होते तो तुम्हें बताते कि मैं लॉरेंस ऑफ अरेबिया में काम कर चुका हूँ। जोन्स का मुंह हैरत से खुल गया। उसकी समझ में नहीं आया कि मेरी इस बात का क्या जवाब दे। इस मुश्किल से वो यूं बचा कि उसी वक्त एक बावर्दी बटलर नाश्ते की ट्रॉली धकेलता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। जोन्स के इशारे पर ट्रॉली मेरे सामने पहुंचाकर कमरे से वापस निकल गया और मैं पूरी तुंदही से नाश्ता करने में मसरूफ हो गया। मैंने बड़ी बेतकल्लुफी से कहा, तुम भी आओ जोन्स, तन्हा नाश्ता करने में लुत्फ नहीं आता। मैं जिस रफ्तार से नाश्ते की मेज पर हाथ साफ कर रहा था उसे देखकर जोन्स अचंभे में पड़ गया। मेरी बेपरवाही तो अदाकारी हो सकती थी, मगर यह कैसे मुमकिन था कि परेशानी के आलम में कोई शख्स ऐसी खुश खुराकी का मुजाहिरा कर सके। चंद लम्हे महवे हैरत रहने के बाद शायद जोन्स ने यही फैसला किया कि उसे इन मामलात में सर नहीं खपाना चाहिए। उसके इस फैसले का अंदाजा मुझे इस बात से हुआ कि वो भी मेरे साथ नाश्ते में शरीक हो गया। 15 मिनट तक कमरे में मुकम्मल खामोशी छाई रही। मैंने डट कर नाश्ता करने के बाद 2 प्यालियों में चाय बनाई और उनमें से एक प्याली जोन्स की तरफ बढ़ा दी। मैंने कहा, जब 2 हरीफ नबर्द आज़मा होते हैं तो ये मुमकिन नहीं होता कि एक हरीफ मुस्तकिल तौर पर दूसरे पर हावी रहे। ना ही ये लाजिम है कि अगर एक हरीफ दूसरे पर वक्ती तौर पर हावी आ गया है तो उसे फातेह करार दे दिया जाए। जोन्स ने मेरी आंखों में देखते हुए सर को असबाती जुम्बिश दी। बोला, तुम्हारी शिकस्त सिर्फ इस वजह से वक्ती शिकस्त है कि हम दरगुजर से काम ले रहे हैं। मैंने कहा, यह बड़ी अजीब सी बात है कि मुझे ढील दी जाए और तहजीब को कैद कर लिया जाए। जोन्स ने कहा, तहजीब मैल्कम एक्स उर्फ रीना सोलोमन को रिहा किया जा चुका है, अब तक अपने ठिकाने पर वापस पहुंच चुकी होगी। मैंने हैरत से कहा, तो फिर इतना लंबा खड़ाक फैलाने की क्या जरूरत थी? अगर यही कुछ करना था तो फिर हमें गिरफ्तार क्यों किया गया? जोन्स की आंखों से शदीद झुंझुलाहट जाहिर हो रही थी। शायद ये चीज उसे भी गिरा गुजरी थी। उसने खुद को काबू में रखते हुए कहा, ये हमारे मामलात हैं और हमारे मामलात से तुम्हें कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। मैंने अंदाजा कर लिया कि वो हाई कमान के फैसले के खिलाफ है, मगर उस पर अमल करने के लिए मजबूर है। अगर उसका बस चलता तो हमसे निजात हासिल कर चुका होता। मैंने मौजू बदलते हुए कहा, मास्टर ली कुआन नजर नहीं आ रहा, उससे मिलने को जी जा रहा है। जोन्स ने खुश्क लहजे में जवाब दिया, वो अब यहाँ नहीं है, लिहाजा तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकेगी। मैंने जोन्स से ली कुआन से मुतल्लिक ये सवाल यही जानने के लिए किया था कि वो अब भी शीगुराय में मौजूद है या नहीं, और मुझे उस सवाल का जवाब मिल गया। अगर यही सवाल मैंने बराह रास्त किया होता तो शायद जोन्स मुझे उसका जवाब भी न देता। मैं बहरहाल इस उधेड़बुन में था कि मोशे हार्वर्ड किस चक्कर में है। ये बात तो साफ जाहिर थी कि वो मुझे एहसास बेबसी में मुब्तला कर देने के चक्कर में है, लेकिन ये सवाल अपनी जगह बरकरार था कि जोन्स ने हमारा सुराग किस तरह लगाया। मैंने कहा, तुम्हारी एक अमानत हमारे पास मौजूद है, सोच रहा हूं किसी वक्त वो अमानत तुम्हें लौटा दूं। जोन्स ने इस्तफहामिया नजरों से मेरी तरफ देखा। बोला, तुम्हारा इशारा कहीं माइक्रो फिल्मों की तरफ तो नहीं है? मैंने कहा, हाँ। अब जबकि तुम लोग हमें इतनी रियायत दे रहे हो तो हमें भी जवाब में रवादारी का मुजाहिरा करना चाहिए। जोन्स के होंठों पर तमस्खराना मुस्कुराहट नमूदार हुई। उसने तंजिया लहजे में कहा, बहुत बहुत शुक्रिया, इस इनायत की हमें जरूरत नहीं है, तुम बड़े शौक से वो फिल्में अपने पास रखो। जोन्स के जवाब ने मुझे हैरान कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इस बेनियाजी का मुजाहिरा करेगा। जिस तरीके से वो फिल्में यहाँ लाई गई थीं, उससे तो यही जाहिर होता था कि वो फिल्में किसी खास अहमियत की हामिल हैं। मादाम क्लारा ने तो उन फिल्मों की बाजियाबी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। अब जोन्स ने जो रवैया इख्तियार किया था वो कतई तौर पर नाकाबिल फहम था। मैंने बेपरवाही से कहा, तुम्हारी मर्जी, मगर मैं दिल ही दिल में हैरान जरूर था। बेपरवाही का इजहार भी जरूरी था। मालूम नहीं उसने फिल्मों की तरफ से बेनियाजी क्यों बरती थी। जोन्स बड़े गौर से मुझे देख रहा था। बोला, शायद मेरा रवैया तुम्हारे लिए हैरत का बायस है। मैंने कहा, वो तो साफ जाहिर है। जिन फिल्मों के हुसूल के लिए मादाम क्लारा ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया वो तुम्हें मिल रही हैं और बगैर किसी जिद्दोजहद के मिल रही हैं, मगर तुम इस माले मुफ्त की कदर नहीं कर रहे। वो बोला, मादाम क्लारा भी ठीक कर रही थी और मैं भी ठीक कर रहा हूँ। शायद अभी तक तुम्हें वो फिल्में देखने का मौका नहीं मिला। मैंने कहा, मेरा ख्याल है मेरे आदमियों ने वो फिल्में देख ली होंगी, मगर मुझे अभी तक रिपोर्ट नहीं मिल सकी। मैंने महसूस किया कि जोन्स ने सुकून का सांस लिया है। उस वक्त मेरी समझ में नहीं आ सका कि उसे किस बात का इत्मीनान हुआ था। वो बोला, रिपोर्ट मौसूल होगी तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि मुझे उन फिल्मों की बाजियाबी से दिलचस्पी क्यों नहीं है। मैंने बेपरवाही से शाने उचकाते हुए कहा, हो सकता है कि हमें उन फिल्मों से कुछ हासिल ना हो सके, मगर हमने एक उन फिल्मों पर ही तो तकिया नहीं कर रखा, और भी बहुत से तरीके हैं। जोन्स के लिए खुद पर काबू रखना दुश्वार हो गया। बोला, तुम भीख में मिली हुई जिंदगी के बल पर इतना अकड़ रहे हो, तुमसे तुम्हारी ये जिंदगी छीनी भी जा सकती है। मैंने बड़े सुकून से कहा, मैंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया डियर जोन्स। पहले तुम मेरी इज्जत पर आए थे, मैं भी उस वक्त तुम्हें दूसरी दुनिया की सैर करवा सकता था, मगर मैंने तुम्हें बख्श दिया। जोन्स का चेहरा सुर्ख हो गया। बोला, तुमने अपनी मतलब बरारी के लिए मुझे जिंदा छोड़ा था,
اس کے علاوہ تم نے مجھے دھوکے سے گھیرا تھا۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا اگر تمہارا موقف یہی ہے تو میں اپنی خدمات دوبارہ پیش کر سکتا ہوں، ایک بار پھر کوشش کر کے دیکھ لو۔ وہ بولا ماسٹر لی کوان کی تربیت نے تمہیں اتنا حوصلہ بخشا ہے کہ تم اس قدر بے خوفی سے بات کر رہے ہو۔ میں نے کہا ہاں، ورنہ اس سے قبل تو میں تم لوگوں کے سامنے گڑ گڑایا کرتا تھا۔ جونز بولا میرے پیر میں وہ ہائی کمان کے احکامات کی بیڑیاں نہ ہوتی تو میں تمہیں بتاتا۔ میں نے کہا اپنے اور میرے درمیان یہی فرق دیکھ لو، میں کسی بھی قسم کی بیڑیاں قبول نہیں کرتا اور تم معلوم نہیں کس کس کے محکوم ہو۔ جونز کی آواز شدت غضب سے کانپنے لگی۔ بولا تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ… میں نے ہاتھ اٹھا کر اس کی بات کاٹ دی۔ رہنے دو یار، اس قسم کی دھمکیاں زنانہ دھمکیاں کہلاتی ہیں۔ جونز کی مٹھیاں بھنج گئیں۔ بولا یہ بات یاد رکھنا کہ میں صرف اس 4 دیواری کے اندر تمہیں نقصان نہ پہنچانے کا پابند ہوں۔ تم اس عمارت سے باہر نکل جاؤ، پھر میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ میں نے مسکرا کر کہا مجھے منظور ہے جونز، مگر مجھے یہ تو بتا دو کہ میری گاڑی کہاں ہے۔ جونز نے زہریلے لہجے میں جواب دیا گیٹ کے باہر موجود ہے، مگر مجھے شبہ ہے کہ تم اس پر سوار ہو سکو گے۔ میں نے صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا اوکے ڈیئر، میں جا رہا ہوں، اگر روک سکو تو روک لینا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ علی یار خان کس قوت کا نام ہے۔